तो सभी को नमस्कार। कॉमर्स कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है प्यारे साथियों। तो आज हम कॉमर्स कुरुक्षेत्र की जो पहली क्लास है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लेखा शास्त्र के बारे में। तो हम क्या पढ़ेंगे, देखिए क्लास फर्स्ट में लेखा शास्त्र का परिचय, ठीक है। सबसे पहले आज हम लेखा शास्त्र का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। लेखा शास्त्र क्या है, ठीक है, इसका इतिहास क्या है, इसका अर्थ क्या है, लेखा शास्त्र का अर्थ क्या है, लेखांकन का अर्थ क्या है और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें जो इसमें है अपन इसमें पढ़ने वाले हैं साथियों। तो देखिए आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं लेखा शास्त्र का इतिहास, ठीक है। उसके बाद लेखा शास्त्र का अर्थ, लेखांकन का अर्थ, ठीक है, और पुस्त पालन का अर्थ, साथ ही लेखांकन की अवधारणा और लेखांकन की परंपराएं, ये चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं लेखा शास्त्र का इतिहास। लेखा शास्त्र का इतिहास। तो लेखा शास्त्र का इतिहास क्या रहा है ये चीज हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो लेखा शास्त्र का इतिहास क्या है ये चीज हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि लेखा शास्त्र का इतिहास क्या रहा है, ठीक है, जिसमें हम देखिए सबसे पहले जन्म के बारे में समझ लेते हैं। लेखा शास्त्र का जन्म, ठीक है। अब इसमें जन्म आता है तो लेखा शास्त्र का जन्म 15वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है। लेखा शास्त्र का जन्म 15वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है, ठीक है। लेखा शास्त्र का जो जन्म है वो कब माना जाता है, 15वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है लेखा शास्त्र का जन्म। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन इसमें। तो लेखा शास्त्र का जो जन्म है वो 15वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है। अब इसमें अपन एक चीज और देख लेते हैं कि लेखा शास्त्र के जन्मदाता कौन है। लेखा शास्त्र के जन्मदाता, ठीक है। लेखा शास्त्र के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लेखा शास्त्र के जन्मदाता माना जाता है लुकास पेसियोली को। लुकास पेसियोली जी जो हैं वो एक वैज्ञानिक थे। इनको क्या माना जाता है, लेखा शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। लुकास पेसियोली जी को लेखा शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। और ये जो थे ना वो कहाँ के निवासी थे, ये थे इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। ये कहाँ के थे, इटली के वेनिस नगर के निवासी थे, ठीक है। थोड़ा सा माइक गिर गया था नीचे तो मैं वो रख रहा था। तो ये कहाँ के थे प्यारे साथियों कि इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। अब इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वो देख लेते हैं। पुस्तक किसकी पुस्तक, लुकास पेसियोली जी की पुस्तक, ठीक है। लुकास पेसियोली जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं इस बारे में हम जानते हैं। तो लुकास पेसियोली जी ने लिखी है आपकी सन 1994 में डी कंपोसेट स्क्रीचर्स। सन 1494 में डी कंपोसेट स्क्रीचर्स नामक पुस्तक इन्होंने क्या की, लिखी, ठीक है।
लुकास पेसियोली जी ने सन 1994 में डी कंपेसेट स्क्रीचर्स नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, अब ये पुस्तक लिखी, लेकिन उन्होंने किस भाषा में लिखी? ये जो भाषा थी इसकी भाषा, इस पुस्तक की भाषा कौन सी थी? भाषा थी कि लिखी इन्होंने लेटिन भाषा में, लेटिन भाषा में इन्होंने पुस्तक लिखी। लेटिन भाषा में क्या किया लुकास पेसियोली जी ने? पुस्तक लिखी। तो देखिए, लेखा शास्त्र का इतिहास क्या रहा है? जन्म, सबसे पहले लेखा शास्त्र का जन्म कब हुआ? तो लेखा शास्त्र का जन्म 15वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है। ठीक है, अब लेखा शास्त्र के जन्मदाता कौन थे? लुकास पेसियोली। कौन थे? लुकास पेसियोली थे, जो कहाँ के थे? इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। ठीक है, अब इन्होंने जो लुकास पेसियोली जी ने पुस्तक कौन सी लिखी? इन्होंने सन 1494 में डी कंपोसेट स्क्रीचर्स नामक पुस्तक लिखी। और पुस्तक किस भाषा में लिखी? तो इन्होंने लेटिन भाषा में लिखी। देखिए, ये आपका जो है कॉमर्स का जो एग्जाम होता है उसके लिए भी आपका हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। इसके अलावा 11-12 जो भी विद्यार्थी 11-12 की पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, आगे कुछ इसके बारे में और जानते हैं। अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। सन 1943 में हुज ओल्ड कैसल द्वारा अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया गया, और इसका अपन जो अर्थ है वो चीज आगे देख लेते हैं। फिलहाल मैं इसको साफ कर दूं जरा। डस्टर कहाँ चला गया यार? तो दोस्तों, जो सन 1994 में डी कंपोसेट नामक पुस्तक जो लुकास पेसियोली ने लिखी थी लेटिन भाषा में, उसका क्या हुआ? सन 1943 में जो पुस्तक थी उससे आगे पढ़ रहे हैं अपन। कौन सी पुस्तक थी? डी कंपेसेट। ठीक है, डी कंपेसेट जो पुस्तक थी, दी कंपेसेट दी कंपेसेट स्क्रीचर्स नामक जो पुस्तक थी उसका क्या हुआ दोस्तों? सन 1543 में एक वैज्ञानिक और हुआ करते थे, हुज ओल्ड कैसल सन 1543 में हुज ओल्ड कैसल जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया? इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, क्या किया? हुल्ड कैसल के द्वारा इस पुस्तक का क्या हुआ? अंग्रेजी भाषा में अनुवाद। क्या हुआ? अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। डी कंपेसेट स्क्रीचर्स नामक जो लुकास पेसियोली जी ने पुस्तक लिखी थी उसका सन 1543 में हुज ओल्ड कैसल द्वारा क्या किया? इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक है, और आगे क्या हुआ? सन 1975 में एडवर्ड जॉन ने
ठीक है, अब क्या एडवर्ड जॉन जी आ गए सन 1975 में। एडवर्ड जॉन सन 1975 में एडवर्ड जॉन ने लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का क्या किया, प्रतिपादन किया। एडवर्ड जॉन ने लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का 1975 में एडवर्ड जॉन ने लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किया। मतलब प्रतिपादन किया मतलब अंग्रेजी प्रणाली को बनाया या अंग्रेजी प्रणाली को लिखा, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। प्रतिपादन किया। अब जो एडवर्ड जॉन थे उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी, एडवर्ड जॉन की पुस्तक, एडवर्ड जॉन की पुस्तक कौन सी थी साथियों, तो एडवर्ड जॉन की पुस्तक थी द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इन्होंने क्या किया, लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का 1975 में प्रतिपादन किया। जो लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली थी उन्होंने 1975 में इसका प्रतिपादन किया। साथ ही उन्होंने क्या किया, अपनी एक पुस्तक थी द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। एडवर्ड जॉन की पुस्तक द इंग्लिश सिस्टम बुक कीपिंग। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उसमें इस जो लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली है उसका इसमें क्या किया, जिक्र किया या उसमें विवरण दिया, जो भी किया उन्होंने उसमें बताया। ठीक है, तो आप इस चीज को आप नोट कर सकते हैं और आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्लास में। लक्ष्य यांकी ले आओ एक। आगे क्या होता है दोस्तों, आगे देखिए क्या हुआ, इससे आगे अपन प्राचीन काल में। अब प्राचीन काल में जो क्या है, प्राचीन काल में जो वाणिज्य नगरी किसे कहा जाता है, प्राचीन काल में क्वेश्चन आपका आएगा कि प्राचीन काल में वाणिज्य नगरी किसे कहा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आती है, या निम्न में से आपका प्राचीन काल में वाणिज्य नगरी किसे कहा गया है या किसे कहते थे, इस टाइप से। तो वाणिज्य नगरी बेबीलोनिया को माना जाता था। किसको, प्राचीन काल में वाणिज्य नगरी किसे माना जाता था, बेबीलोनिया। ठीक है, बेबीलोनिया वाणिज्य नगरी किसे कहा जाता था, बेबीलोनिया को। ठीक है, अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। बेबीलोनिया को माना जाता था, ठीक है, वाणिज्य नगरी किसे माना जाता था, बेबीलोनिया को।
4000 वर्ष पूर्व, 4000 ईसा पूर्व। ठीक है, कब माना जाता था? 4000 ईसा पूर्व। तो प्राचीन काल में वाणिज्य नगरी बेबीलोनिया को माना जाता था। कब माना जाता था? 4000 ईसा पूर्व। अब देखिए जो बेबीलोनिया है इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं? बेबीलोनिया, तो मान लीजिए किसी का बच्चा है, किसी का बेबी है, और उनकी मिसेज अगर अपने हस्बैंड को बोलती है जरा बेबी को लो ना, बेबी को लो ना, बेबी लो ना, तो मतलब बेबीलोनिया, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और आगे लुकास पेसियोली की अन्य पुस्तक के बारे में भी अपन देख लेते हैं। एक और पुस्तक लिखी थी, या फिर दोनों पुस्तकें जो उन्होंने लिखी थी वो एक साथ देख लेते हैं हम। लुकास पेसियोली की पुस्तक, लुकास पेसियोली जी की एक पुस्तक के बारे में तो हम जिक्र कर चुके हैं। अब लुकास पेसियोली, लुकास पेसियोली की पुस्तकें। तो लुकास पेसियोली की पुस्तकें कौन कौन सी थी? नंबर एक पे कौन सी पुस्तक थी इनकी? अंकगणित, रेखागणित, पुनरावलोकन के अंश। ठीक है, पहली पुस्तक कौन सी लिखी थी इन्होंने? अंकगणित, रेखागणित, पुनरावलोकन के अंश। अंकगणित, रेखागणित, अंकगणित, रेखागणित, पुनरावलोकन, अंकगणित, रेखागणित, पुनरावलोकन के अंश। अंकगणित, रेखागणित, पुनरावलोकन के अंश। ठीक है, अंकगणित, रेखागणित, पुनरावलोकन के अंश। और नंबर 2 कौन सी थी इनकी, जो उन्होंने 1494 में लिखी थी? डी कंपोजिट स्क्रीचर्स नामक पुस्तक, 1494 में डी कंपोजिट स्क्रीचर्स नामक पुस्तक। तो क्या हुआ दोस्तों कि लुकास पेसियोली जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया? अंकगणित, रेखागणित, पुनरावलोकन के अंश ये पुस्तक लिखी पहले, फिर उन्होंने 1494 में डी कंपोजिट स्क्रीचर्स नामक पुस्तक लिखी। तो लुकास पेसियोली जी की अगर पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है तो ये 2 पुस्तकें, इनको आप याद रख सकते हैं। ये दोनों ही पुस्तकें पूछी जाती हैं। ठीक है, या ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि अंकगणित, रेखागणित पुस्तक किसने लिखी है? तो लुकास पेसियोली ने। या डी कंपोजिट स्क्रीचर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लुकास पेसियोली ने। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, द्विपक्ष सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो लुकास पेसियोली ने। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि देखिए मेरा मानना ये है कि कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, है ना। फटाफट पढ़ते रहोगे या फिर आगे वीडियो आगे बढ़ा के पढ़ते रहोगे, आधा माइंड में जाएगा, आधा माइंड में जाएगा ही नहीं, उससे क्या मतलब निकलता है। कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप फास्ट पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, उससे आप फास्ट पढ़ सकते हैं, है ना। तो द्विपक्ष सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि द्विपक्ष सिद्धांतों का
प्रतिपादन, द्विपक्ष सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि द्विपक्ष सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो द्विपक्ष सिद्धांतों का प्रतिपादन किया मिस्टर लुकास पेसियोली ने। ठीक है, मिस्टर लुकास पेसियोली ने, जो कहाँ के थे? इटली के वेनिस नगर के वैज्ञानिक थे, या इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। ठीक है। वाणिज्य नगरी किसे कहा जाता है? तो वाणिज्य नगरी किसे कहा जाता है? बेबीलोनिया को। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? ये चीज देख लेते हैं, लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आपका लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था। तो लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? रॉबर्ट आउट मॉरिस मोनिट्रप। रॉबर्ट आउट मॉरिस मोनिट्रप। रॉबर्ट आउट मॉरिस मोनिट्रप। ठीक। लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया रॉबर्ट आउट मॉरिस मोनिट्रप। ठीक है, मोनिट्रप है या मोनिट्रप है? मोनिट्रप है, ये मोनिट्रप। ठीक है, रॉबर्ट आउट मॉरिस मोनिट्रप, ये लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने किया था। ठीक है। प्राचीन में जो प्रबंधक थे उन्हें क्या कहा जाता था? प्राचीन में जो प्रबंधक थे उन्हें क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में या प्राचीन काल में प्रबंधकों को क्या कहा जाता था? मतलब प्राचीन काल में जब ये लेखांकन प्रणाली का उदय हुआ उस टाइम जो प्रबंधक हुआ करते थे, जो लेखांकन का काम करते थे या जो प्रबंधक हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में प्रबंधकों को कारिंदे बोलते थे। क्या बोलते थे इनको? कारिंदे। ठीक है, तो प्राचीन काल में प्रबंधकों को कारिंदे बोला जाता था। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे फिर देखते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों भाग, यानी कि लेखांकन किसका भाग है या लेखा शास्त्र किसका भाग है? लेखांकन किसका भाग है? ठीक है, लेखांकन किसका भाग है और लेखांकन किसका भाग है और लेखा शास्त्र किसका भाग है? लेखा शास्त्र
किसका भाग है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बताइए कि लेखांकन किसका भाग है या लेखा शास्त्र किसका भाग है। तो जो लेखांकन है वो हमारा किसका भाग है, पुस्तपालन का, पुस्तपालन का, ठीक है। तो लेखांकन किसका भाग है, पुस्तपालन का। और लेखा शास्त्र किसका भाग है, लेखा शास्त्र है लेखांकन का भाग, लेखांकन का, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि लेखांकन निम्नलिखित में से लेखांकन किसका भाग है। हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें एक ऑप्शन आपका ये भी रहेगा, तो आप पुस्तपालन इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेखा शास्त्र किसका भाग है, तो लेखा शास्त्र लेखांकन का भाग है। ओके, अब लेखा शास्त्र का अर्थ पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद पढ़ेंगे लेखांकन का अर्थ, ठीक है। लेखा शास्त्र का अर्थ पढ़ेंगे हम। लेखा शास्त्र का अर्थ, ठीक है साथियों। लेखा शास्त्र का क्या पढ़ रहे हैं हम, अर्थ। तो लेखा शास्त्र का अर्थ क्या होता है, सभी प्रकार के लेखे रखने का, क्या है लेखा शास्त्र, सभी प्रकार के लेखे रखने के शास्त्र को, सभी प्रकार के लेखे रखने के शास्त्र को क्या कहते हैं, लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र कहते हैं। अब इसमें लेखा शास्त्र में आता क्या है, देखिए जैसे आपका लेखा शास्त्र में आपकी रोकड़ बही आती है, खुदरा रोकड़ बही आती है, कैश बुक आती है, लेजर वगैरह आती हैं, इस टाइप की ये चीज़ें हैं ना, उन सभी को मिला जुलाकर जो लेखे रखे जाते हैं, बिजनेस में बहुत सारे लेखे होते हैं, उनको सभी को एक करके सभी को बोला जाता है लेखा शास्त्र, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्लास है, मान लीजिए कोई 10th क्लास में है या 12th क्लास में है। अब 12th क्लास मिलाकर कैसे होती है, उसमें आपका देखिए 12th क्लास में अगर कॉमर्स से है कोई तो व्यवसाय अध्ययन होता है, ठीक है, व्यवसाय अर्थशास्त्र होता है, आपका अकाउंट होता है, फिर उसमें इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, सभी पांचों सब्जेक्ट को मिला जुला के 12th क्लास बनती है। इसी प्रकार लेखा शास्त्र में जितने भी लेखे किए जाते हैं उन सबको मिला जुला करके उसे लेखा शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, निश्चित नियम और निश्चित सिद्धांत होते हैं। अब लेखा शास्त्र के क्या होते हैं, इसके निश्चित नियम होते हैं, निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। लेखा शास्त्र के क्या होते हैं, निश्चित नियम होते हैं, निश्चित सिद्धांत होते हैं। और लेखांकन की कार्य प्रणाली क्या लेखा शास्त्र पर निर्भर, लेखांकन की कार्य प्रणाली लेखा शास्त्र पर क्या करती है, निर्भर करती है या निर्भर रहती है, करती है। निर्भर लेखांकन की कार्य प्रणाली लेखा शास्त्र पर निर्भर है। ओके, इतना कर सकते हैं अपन ऐसे। देखिए लेखांकन का अर्थ, तो लेखांकन का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, कि सभी प्रकार के लेखे रखने के शास्त्र को, सभी प्रकार के
उसमें आपका देखिए पर डे की फुटकर खुदरा रोकड़ वही रहेगी, पर डे की कैश बुक रहेगी। जो भी बिजनेस में हम जो भी प्रतिदिन की जो भी लेन देन की क्रियाएं करते हैं, जो जर्नल प्रतिदिन का होता है वो चीज रखते हैं अपन, तो उन सभी को मिला जुला करके लेखा शास्त्र कहते हैं। अब लेखा शास्त्र के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, जिनके आधार पर उसमें प्रविष्टियां की जाती हैं। तो लेखांकन की जो कार्य प्रणाली है वो लेखा शास्त्र पर निर्भर है। ओके, अब एक परिभाषा और लेखांकन की परिभाषा और देख लेते हैं हम यहाँ पर, इसको आप नोट कर लीजिए जब तक। अभी डुगू थोड़ा सा पढ़ा लें, उसके बाद दे देंगे आपको, है ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्या लेखांकन का अर्थ। लेखांकन का अर्थ क्या है? लेखांकन का अर्थ, अभी हमने लेखा शास्त्र का अर्थ पढ़ा था, अब लेखांकन का अर्थ पढ़ देते हैं। तो लेखांकन एक क्या है? प्रक्रिया है। लेखांकन एक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है लेखांकन? इसमें समस्त मौद्रिक लेन देनों को सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है। इसमें समस्त लेन देनों को सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है। क्या होता है लेखांकन में? समस्त लेन देनों को सबसे पहले क्या किया जाता है? दर्ज किया जाता है, नोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए माल आया, उसकी एंट्री करेंगे, माल गया, उसकी एंट्री करेंगे, भाड़ा दिया, एंट्री करेंगे उसकी। उसके बाद कोई खर्चा हुआ, स्टेशनरी खरीदी या स्टेशनरी का भाड़ा दिया, या उसका ऑफिस का किराया दिया, या ऑफिस बॉय को वेतन दिया, ये सारी चीजें क्या कहेंगे? सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है लेखांकन में, ठीक है। मौद्रिक लेन देनों के रूप में दर्ज किया जाता है, और उनका वर्गीकरण, सारांश तथा अंतिम परिणाम निकाला जाता है, और उनका वर्गीकरण, और उनका क्या? वर्गीकरण, सारांश तथा अंतिम परिणाम निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए लेखांकन का अर्थ क्या हुआ? लेखांकन का अर्थ हुआ, लेखांकन सबसे पहले क्या है? एक प्रक्रिया है, ठीक है। लेखांकन क्या है? एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें समस्त लेन देनों को सबसे पहले दर्ज किया जाता है, ठीक है। समस्त लेन देनों को, समस्त मौद्रिक लेन देनों को, समस्त मौद्रिक, ठीक है, यानी कि जिनको मुद्रा के रूप में आंका जा सके, ठीक है, उन्हें कहा जाता है मौद्रिक। लेखांकन एक प्रक्रिया है जिसमें समस्त मौद्रिक लेन देनों को सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है। मान लीजिए मैंने किसी से सामान खरीदा, कुछ भी खरीदा, ये मार्कर खरीदा, ऑफिस में मार्कर आया है, मैंने पैसा दिया है इस चीज का, तो सबसे पहले मौद्रिक लेन देन के रूप में इसे क्या करेंगे? हम दर्ज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मौद्रिक लेन देनों को सर्वप्रथम क्या किया जाता है? दर्ज किया जाता है, और फिर उनका वर्गीकरण, सारांश तथा अंतिम परिणाम निकाला जाता है। उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
कुछ पॉइंट हैं इसके, वो भी आपको बता देता हूं मैं। सर्वप्रथम क्या दर्ज होता है? सर्वप्रथम दर्ज सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है जर्नक सहायक बहियां, जर्नल सहायक बहियां। ठीक है, जो भी मौद्रिक लेन देन होते हैं सबसे पहले उन्हें जर्नल सहायक बहियों में दर्ज किया जाता है। उसके पश्चात वर्गीकरण, उसके बाद क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण कैसे? कि भैया ये किस खाते में जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए अपना सेल्स में जाएगा, परचेस में जाएगा, रेंट में जाएगा, या आपका स्टेशनरी में जाएगा, या क्या बोलते हैं एक्सपेंसेज में जाएगा। इस टाइप से उसको क्या किया जाता है? खर्चों को वर्गीकरण किया जाता है खाता बही में। किस में वर्गीकरण करते हैं? खाता बही में। खाता बही में, खाता बही में मतलब लेजर में। ओके, खाता बही में मतलब लेजर में। उसके बाद सारांश। क्या सारांश निकाला जाता है? तलपट ट्रायल बैलेंस। परिणाम क्या निकलता है? फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट, जिसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, TRDING। ट्रेडिंग अकाउंट बोले तो व्यापार खाता या व्यापारिक खाता। ठीक है, व्यापार खाता भी लिख सकते हैं, व्यापारिक खाता भी लिख सकते हैं। दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि लाभ हानि खाता। तीसरा आपका क्या है? बैलेंस शीट, यानी कि चिट्ठा या फिर सारांश। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए, जो हमने जो परिभाषा पढ़ी थी लेखांकन की, उसके आधार पर सर्वप्रथम क्या किया जाता है? जो भी लेन देन होते हैं उनको जर्नल सहायक बहियों में लिखा जाता है। उसके बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है कि मतलब आपका सेल्स में जाएगा, परचेस में जाएगा, या रेंट में जाएगा, या एक्सपेंसेस में जाएगा। उस टाइप से खातों में वर्गीकरण किया जाता है। तत्पश्चात सारांश तलपट ट्रायल बैलेंस में निकाला जाता है। उसके बाद परिणाम कैसे निकालोगे आप? परिणाम वर्ष के अंत में सबसे पहले बनाया जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, व्यापारिक खाता बनाया जाता है। व्यापारिक खाता बनाने के बाद कंपनी का या बिजनेस का जो भी हमारा व्यापार है उसका बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया बिजनेस में होती है। तो साथियों, आज हमने जो पढ़ा है
आज हमने पढ़ा है, देखिए अपना लेखा शास्त्र का इतिहास पढ़ा है हमने, लेखा शास्त्र की परिभाषा पढ़ी है, लेखा शास्त्र लेखांकन की परिभाषा पढ़ी है, कुछ वैज्ञानिकों के बारे में भी पढ़ा है हमने, और इसके अलावा जो खातों का किस किस चीज़ों में वर्गीकरण किया जाता है वो चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अगली क्लास में मतलब कल हम पढ़ने वाले हैं लेखांकन की विशेषताएं। ठीक है, और लेखांकन के उद्देश्य, लेखांकन की विशेषताएं, लेखांकन के उद्देश्य, उसके बाद हम पढ़ेंगे पुस्तपालन के बारे में। ठीक है, पुस्तपालन का अर्थ, पुस्तपालन की अवधारणाएं। तो ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आप 11th में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं तो मैं प्रॉपर क्लास लेने वाला हूं आने वाली क्लासों में, मतलब ये कि 20 तारीख से मैं प्रॉपर कंटिन्यू एक क्लास आपकी 11th की लूँगा, जिसमें मैं आपको कॉमर्स या अकाउंट पढ़ाऊँगा, आपको अकाउंट पढ़ाऊँगा 11th का, और 12th का भी अकाउंट पढ़ाऊँगा 20 तारीख से 20 जून से। ठीक है, जून ही चल रहा है, 20 जून से कंटिन्यू क्लास करेंगे। एक क्लास रहेगी आपकी 11th की, एक क्लास रहेगी आपकी 12th की। ठीक है, तो कॉमर्स कुरुक्षेत्र को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पूरे साल पढ़ाया जाएगा, बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी की जाएगी 11th और 12th की। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, मित्रों को, ताकि वो लोग भी फ्री में पढ़ सकें। ठीक है।